हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था किसके बारे में? द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में, और हमने जाना था घनत्व आयतन के बारे में, ठीक है। और ताप के बारे में भी हमने वर्णन किया था, ठीक है। तो हमने कहा था कि ताप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में चेंज करो। को आएगा यहाँ पर, को डिग्री फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में चेंज करो, ठीक है। ठीक है, चेंज करना है पहले डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसके लिए एक संबंध है हमारा, क्या भैया? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 37 इंटू 9/5 + 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वालों की, तो ये आएगा +32। डिवाइड करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हमारा आएगा 6 + 32, 98.6, ठीक है। और अगर हमें किस में चेंज करना है भैया? 37 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन पैमाने में। तो हमारा केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर कंप्लीटली तो 273.15 होता है। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी है हमारी? 37 + 273.15 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन बराबर आ जाएगा 310.15। ये हमारा आंसर आता है किसमें भैया? केल्विन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, वह तापमान ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस पैमाने पर तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोनों में समान हो। तो बेटे, हमारा जो संबंध है, हम डिग्री सेल्सियस वाला पैमाने को x मान लेते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट वाले पैमाने को भी क्या मान लेते हैं? x। दोनों पैमाने x मान लिए हैं। अब संबंध वाला फॉर्मूला उठा लेंगे। अब संबंध वाला फॉर्मूला उठा लेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह भी और डिग्री सेल्सियस की जगह भी, दोनों की जगह क्या रख देंगे? x वैल्यू रख देंगे। x बराबर गुना 9/5 + 32। जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा x बराबर आएगा -40। तो वो पैमाना जो होगा हमारा 40 होगा, ठीक है भाई। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 40 हमारा क्या है? वो पैमाना है। दोनों ही पैमानों के मान समान होंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट की दे दी हो और डिग्री सेल्सियस में चेंज करा रहा हो, तो याद रखना संबंध वही काम करेगा हमारा, जो है क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + 32। क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू किसकी दी है? डिग्री फ़ारेनहाइट की दी है बस। तो इसी सूत्र से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हम यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेंगे अगर वो पूछता है क्या, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन आपको तभी समझ में आएगा, पहले इस टर्म्स को समझ के चलेंगे। वैज्ञानिक संकेतन में सभी संख्याओं को 1.00 इंटू 10⁻n, ठीक है, से 9.99 इंटू 10⁻n के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है बेटे? आप लोग एक बात समझो, यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये कितनी है? 1.00। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 से छोटी संख्या तो कोई होती नहीं है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1। और एक अंक की इकाई अंक की जो होती है वो 9 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं, इसीलिए 9। तो हम इकाई अंक में सबसे छोटी संख्या 1 पर लाने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी संख्या इकाई अंक में 9 पर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है 9.99 से बड़ी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन, यहाँ डैश लगा सकते हैं चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, संकेतन में लिखने के लिए दशमलव को लेफ्ट तरफ ले जाते हैं, मतलब बाईं ओर ले जाते हैं। कैसे? मान लो हमारे पास कितना है? 138.42 है, ठीक है। अब आप लोग देखो,
यहाँ पर जो इकाई का अंक कितना है 9, और यहाँ पर दशमलव से पहले से क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर 9 है, यहाँ पर 138 है। तो हमें क्या करना है, अब 138 क्या है 9 से ज़्यादा है, तो 9.9 से बड़ी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव को लेफ्ट आउट। अब लेफ्ट किधर होता है हमारा, भाई हमारा लेफ्ट किधर होगा, इधर लेफ्ट होगा हमारा, और इधर क्या होगा हमारा राइट होगा, ठीक है। तो दशमलव को किधर ले जाना है, हमें लेफ्ट आउट ले जाना है। तो लेफ्ट आउट ले जाने के लिए कितने अंक जाएंगे, लेफ्ट आउट ले जाने के लिए हमारे 2 अंक जाएंगे। तो 1.3842 इंटू, अब जितने अंक हम इधर ले गए हैं उतने ही घात क्या लाएंगे हम, पावर, क्योंकि यहाँ पर जो n आ रहा है n का मान क्या आएगा हमारा, यहाँ 2 आएगा। याद रखेंगे, यदि हम लोग बड़ी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहे हैं तो पावर हमारी प्लस की आएंगी, ठीक है, और अगर छोटी संख्या के लिखोगे तो हमारी माइनस की आएंगी। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। एक और समझ लेते हैं भैया। लाइक दिस हमारे पास आ जाता है 13.842 इंटू 10⁻1, ठीक है। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर ये संख्या कितना आ रहा है 13 अंक आ रहा है, और इसमें कितना है भैया हमारा 9 है, तो इसका मतलब 9 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से बड़ी है 13 संख्या, दशमलव को किधर लाना पड़ेगा, हमें बाईं ओर लाना होगा। तो बाईं ओर मतलब इधर ले जाना होगा। तो हम इसे सही रूप में क्या लिखेंगे, 1.3842 इंटू 10⁻, एक तो पहले से ही थी, एक और बढ़ गई, कितनी होगी 2, ठीक है, ये आंसर। तो इस तरह से वैज्ञानिक संकेतन में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 1.00 से छोटी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव की दाईं ओर ले जाते हैं। अब ध्यान देना, 1 से छोटी संख्या, इसका मतलब एक एग्जाम्पल समझ के चलते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा आपको। 0.013842, ठीक है, ये हमारे पास कोई डिजिट है, और इसको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब आप लोग सोचो क्या भैया, अब हमारा एक, अगर हमारा दशमलव के बाद कोई अंक जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 से छोटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को कहाँ ले जाना पड़ेगा, हमने अभी पहले ही बताया था, ये वाला सिस्टम क्या होता है हमारा, राइट, दाईं ओर, ठीक है। और दशमलव को हम दाईं ओर कितने अंक तक ले जाएंगे, 1 और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हमारा आएगा 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट को हम उठा के किधर ले गए हैं, पॉइंट को उठाकर हम इधर ले गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया, 1.3842। अब ज़रा ध्यान दो, मैंने कहा जहाँ छोटी संख्या की बात आए, मतलब 1 से छोटी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहे हो, तो 10⁻ हमारी किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। कितनी आ जाएगी, कितने अंक ले गए हम भैया, ऐसे 2 अंक ले गए, तो -2 आ जाएंगी, ठीक है। फिर ध्यान रखना, अगर बड़ी संख्या है तो पावर प्लस की बढ़ेंगी, और छोटी संख्या की बात करें तो माइनस की बढ़ेंगी। एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। 0.00013, ठीक है भाई, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब देखो भाई, कॉमन बात है, पॉइंट आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल कॉमन, 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ दशमलव को 1 2 3 4 अंक कहाँ ले जाना होगा, हमें कहाँ ले जाना होगा, हमें दाईं ओर ले जाना होगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा हमारा आंसर, इसका वैज्ञानिक संकेतन आएगा हमारा 1.3842 इंटू 10⁻, अब कितने अंक गए हम, 1 2 3 4, 4 अंक गए हैं, तो -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंफर्म हुआ भाई। चलिए, तो इस प्रकार से हम वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम कह रहा है इसमें, जोड़ने तथा घटाने में 10 की घात सभी संख्याओं में समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भैया। मान लो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6.234 इंटू 10⁻4 प्लस 1.203 इंटू 10⁻3, ये क्वेश्चन है हमें, और इसे हमें सोल्व करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, 10⁻4 है, यहाँ 10 क्या है, 3 है। क्या दोनों में घातें समान हैं, नहीं है भैया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घातें समान करनी होंगी, तब तक हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। और घातें समान करने के लिए हमें क्या करना है, दशमलव को हम किधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल,
तो हमने अभी पढ़ा है यदि हम दशमलव को किधर ले जाएं भैया, बाईं ओर ले जाएं, तो घात हमारी क्या होती है भैया, बाईं ओर ले जाने पर घात हमारी होती है इंक्रीज। क्या होती है, इंक्रीज। तो कॉमन क्या बात है हमारी, 6.234 इंटू 10⁴ प्लस 0.1203 इंटू 10⁴। ठीक है। अब क्या हुई हमारी, एक घात क्या हो गई इसमें, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने पॉइंट को किधर ले गए हैं, हम पॉइंट को ले गए हैं बाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट साइड। अब दोनों में 10⁴ बराबर आ रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 6.234 प्लस 0.1203 और ऐड करने के बाद 10⁴ घात हमारी बाहर आ जाएंगी। अब चलिए, जब हम लोग पॉइंट वाली बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चे को पॉइंट जोड़ना नहीं आता, तो 6.234 ऐड करना है हमें, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे बेटे, 1203। ठीक है ना, वहाँ 0 मान लेते हैं। वो इसको ऐड करेंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 2 5 आएगा, 2 1 3 आएगा और 6 आएगा। तो 6 पॉइंट हमारा कितना आ गया, तो हमारा आंसर आया 6.3543 इंटू 10⁴। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, अब अगर बात करें हम लोग किसकी भैया, घटाने की। अगर किसकी बात करें भैया, घटाने की, कोई क्वेश्चन शायद हमारे पास घटाने का हो, जैसे कि हमारे पास आ गया 6.234 इंटू 10⁴ में से घटाना है 1.203 इंटू 10⁻3। अब देखो दोनों में पावर क्या है भैया, हमारी अलग अलग है, और अलग अलग हैं तो हम नहीं घटा सकते। फंडा वही लगाएंगे हम लोग, दशमलव को किधर ले जाएं हम, दाईं ओर ले जाएं, बाईं ओर, बाईं ओर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो घात हमारी क्या होगी भैया, इंक्रीज होगी। कॉमन बात है, घात क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो चलिए 6.234 इंटू 10⁴ माइनस 0.1203 इंटू 10⁴। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे हम लोग, 6.234 माइनस 0.1203 10⁴। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात आ गई, तो इसे अगर नहीं आता है आपको तो अलग कैलकुलेशन करके देख लो। 6.234.1203 ऊपर 0 मान लेंगे, तो हम क्या करते हैं, इधर एक घात कैरी कर लेते हैं, इधर 10 हो जाएगा, 7 बचेगा, 3 जाएंगे, यहाँ 3 बचेगा, 0 जाएगी तो 3 बचेगा, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1, और 6 पॉइंट हमारा ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.1137 इंटू 10⁴। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बोलो कंफर्म हुआ। चलिए तो भाई नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग सार्थक अंक। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हमारे। तो सबसे पहली बात क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सार्थक अंक होता क्या है। बेटे मैं कुछ डिजिट लेके चलता हूँ लाइक दिस, जैसे डिजिट है हमारी 15.0 और एक मैं डिजिट लेता हूँ 15.00। ठीक है, अगर मैं इस डिजिट की बात करूँ, ये वाली डिजिट मेरी होगी निश्चित। कौन सी होगी भैया, निश्चित। और ये वाली डिजिट मेरी होगी अनिश्चित। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है 15.0 है, तो मुझे कंफर्म है 15 तो कंपलसरी है। 0.0 क्या बताता है कि उसके इर्द गिर्द है, वो कोई संभावना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होती है, ये मेरी अनिश्चित माप होती है। 15.00 में अगर मैं बात करूं तो इतनी वाली माप मेरी जो होगी ये निश्चित होगी। क्या होगी भैया, निश्चित होगी। और बाद वाली 0 जो होगी अनिश्चित होगी। क्या होगी बेटे, अनिश्चित होगी। ठीक है, ओके। तो अब कॉमन यहाँ से क्लियर किया जाता है कि सार्थक अंक जो होता है, सार्थक अंक निश्चित अंक व अनिश्चित अंकों के योग के बराबर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अब अगर सार्थक अंकों की गणना की बात करें तो सार्थक अंकों की गणना निम्नलिखित नियमों की सहायता से करते हैं। पहला, हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल के सहित समझ के चलेंगे, वरना ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। ठीक है बेटा। तो पहला टर्म्स कहता है सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो बेटे गैर शून्य का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये जो डिजिट होती हैं हमारी गैर शून्य अंक होते हैं। ठीक है। अब मैं विद एग्जाम्पल के आपको समझा कर चलूंगा। सभी गैर शून्य अंक मतलब 8.34 आ गया। आप लोग बात करेंगे अब इसमें 8.34 आ गया। इसमें सबसे पहली बात, अगर मैं निश्चित अंक की बात करूं तो पहले दो अंक जो होंगे ये क्या होंगे, हमारे निश्चित होंगे। कैसे होंगे भैया, ये हमारे निश्चित होंगे। और ये वाला अंक कैसा होगा, हमारा अनिश्चित होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, तो कितने सार्थक अंक होंगे भैया, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि हमारे पास आ जाता है 6.9524। ठीक है। अब इसमें कितने अंक हमारे निश्चित होंगे भैया, ये वाले अंक हमारे निश्चित होंगे और ये वाला क्या होगा, हमारा अनिश्चित। तो 1 2 3 4 तो हमारे निश्चित हो गए और एक अनिश्चित हो गया हमारे पास। तो हमारे पास कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 5। ये याद रखेंगे, ये निश्चित होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है भैया, हमारा लास्ट वाला अनिश्चित। ठीक है, तो कॉमन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। दशमलव के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के दाईं ओर, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे, 4.00। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, लास्ट वाला अंक जो होता है ये कौन सा अंक होता है, अनिश्चित होता है, इसकी संभावना होती है। ठीक है। और बाकी ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा कैसा होगा भैया, निश्चित होगा। कैसा होगा, निश्चित होगा। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास क्या है, निश्चित अंक कितने हो गए हमारे पास, 2, और एक हो गया अनिश्चित। तो कुल मिला के सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। ठीक है। यदि हमारा आ जाता है 10.320 और इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछता है, तो हमें पता है ये वाले अंक तो होंगे निश्चित और ये वाला क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ये कंफर्म हो गया हमारा। तो सबको समझ में आ रहा होगा निश्चित अनिश्चित क्या होते हैं। निश्चित अंक ये हो गया और अनिश्चित ये हो गया। ठीक है। चलिए, अब निश्चित अंक कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए, और अनिश्चित कितना है, 1 0 जो है। तो टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 5। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला टर्म्स कहता है दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य मैंने बता दिए थे, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है 5.08। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 5.009। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर दो डिजिट क्या होंगी, अनिश्चित होंगी, निश्चित निश्चित होंगी, लास्ट वाली अनिश्चित होगी। लेकिन दो गैर शून्य अंक जो है हमारे 5 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, हमारा शून्य आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें 3 होगी। यहाँ पर बताइए भैया 5009 कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स कहता है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। बिल्कुल भैया, मान लो हमारे पास आ गया 0.42। ठीक है ना। ये अब हमारे पास जो है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले जो 0 आया है ये वाला, ठीक है, ये किसको बताता है, केवल दशमलव के स्थान को बताता है। दशमलव के स्थान को बताता है। ठीक है बेटा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए, केवल हमारे 2 हुए। कितने हुए भैया, 2 हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। यदि हमारे पास क्या आ जाता है भैया 0.0036। ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर केवल हमारे पास कितने माने जाएंगे। अब पॉइंट के बाद भले कितनी जीरो हो जाए, लेकिन नॉन डिजिट मतलब कि गैर शून्य अंक से पहले जो भी जीरो आ रहा है वो हमारा क्या है, सार्थक अंक नहीं है। तो केवल इसमें कितने सार्थक अंक होंगे भैया, 2 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे भैया, 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन और एक सोल्व कर लेते हैं।
लाइक दिस हमारे पास आ जाए 0.366 ग्राम किसी पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। तो 0.0366 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे भैया। तो हम कॉमन कह सकते हैं यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या केवल कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी भैया, 3। ओके, चलिए नेक्स्ट। वो कह रहा है बिल्कुल यथार्थ परक संख्याओं में, बेटे ये शब्द आया है यथार्थ परक, अभी समझेंगे इसके बारे में, तो कंफ्यूज मत होना कि यथार्थ परक है क्या। बेटे इसके बारे में समझेंगे। यथार्थ परक संख्याओं में सार्थक अंक अनंत होते हैं। 2 गेंद 30 मेज में सार्थक अंक क्या होंगे, अनंत है, क्योंकि इन्हें इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 बराबर क्या है भैया, 2 लगा के पॉइंट लगा के कितनी भी जीरो लगा लो, तो इसका मतलब क्या है, अनंत जीरो लगा सकते हैं हम इसमें। तो हम कह सकते हैं भैया इनमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि कोई अंक शून्य पर समाप्त होता है, कहाँ पर समाप्त होता है भैया, अंक शून्य पर समाप्त होता है तथा शून्य दशमलव के दाईं ओर नहीं है, तो यह शून्य सार्थक अंक हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है बेटा। कैसे, मान लो हमारे पास क्या है, 290 ग्राम, कितना है भैया, 290 ग्राम, ठीक है। अब 290 ग्राम में सार्थक अंकों की संख्या 2 भी हो सकती है या फिर 3 भी हो सकती है, ऐसा क्यों। राउंड ऑफ, 2 या 3 के बारे में हमें बताएगा राउंड ऑफ सिस्टम, ठीक है। लेकिन राउंड ऑफ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। सार्थक अंक घात से पहले आते हैं। घातांक को सार्थक अंक लिखने के लिए, घातांक को सार्थक अंक लिखने के लिए या निकालने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हमारे पास आ गया 4.3 इंटू 10 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे जी 10 की पावर 4 का मतलब है तो 4.3 के पीछे मतलब हम डिजिट बढ़ाते जाएंगे। नहीं जी, ये घातांक जो है इसको हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे, केवल इसका ही सार्थक अंक देखेंगे हम 1 2। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने वाले हैं, परिशुद्धता तथा यथार्थता, और उसके बाद हम जानेंगे राउंड ऑफ के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भैया, कैलकुलेशन करनी है, सार्थक अंकों की गणनाएं कैसे करते हैं, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।